दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्हें आज लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इन स्टार्स ने अपने काम से वो मुकाम हासिल किया है कि आने वाले कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में इनका सिक्का चलता रहेगा। लेकिन सक्सेस हासिल करने वालों का हर फैसला सही हो ऐसा नहीं है। ऐसे भी कई स्टार्स और सुपर स्टार्स हैं जिनके एक्टिंग करियर में कुछ ऐसी बिग ग्रेट फिल्में भी रही हैं जिन्हें शायद ही वो आज याद रखना चाहते हो। इनमें से कुछ ने तो मजबूरी बस ऐसी फिल्में साइन की थी, तो कुछ ने अपने बिजनेस प्लान के तहत नोट छापने के लिए, या यूं कह लें कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही सुपर स्टार्स के बारे में जिन्होंने जाने अनजाने ऐसी फिल्मों में काम किया, और वो कौन सा सक्सेसफुल बिजनेस प्लान था जिसे अपनाकर एक वक्त मिथुन चक्रवर्ती बी ग्रेड फिल्में करके भी बॉलीवुड का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाले कलाकार बन गए थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप 70, 80 और 90 के दशक की फिल्मों के दीवाने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 80 और 90 के दशक में एक ऐसा दौर था जब हिंदी फिल्म उद्योग सिर्फ ऐसी फिल्में बना रहा था जिन्हें हम आज बी और सी ग्रेड की फिल्में कहते हैं। खासकर धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई स्टार्स ने लोहा, गुंडा और चांडाल जैसी फिल्में की जिन्हें तब केवल बेहुदा फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अब वही फिल्में इतनी बुरी है कि जो कि इतनी अच्छी है कि श्रेणी में आने लगी है। और खासकर जब से साउथ इंडियन फिल्मों का चस्का लोगों को लगा है तब से लोगों को ऐसी फिल्में भी मेन स्ट्रीम की फिल्में लगने लगी है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बॉलीवुड में शुरू से ही इस तरह की फिल्में बनती रही हैं और इसके लीडिंग एक्टर थे मिथुन चक्रवर्ती। बात 90 के दशक की शुरुआत की है जब उन्होंने जख्मी सिपाही, जल्लाद, दानवीर, जोड़ीदार, रंगबाज, कालिया, शेरे हिंदुस्तान, हत्यारा और चीता जैसी कई हिट फिल्में दी। फिर उनका ये सिलसिला आगे लगभग 15 सालों तक चलता रहा। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में डिस्को डांसर, बॉक्सर, डांस, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, युगांधर, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा जैसी भी कई सुपर हिट फिल्में दी है जो मेन स्ट्रीम की फिल्में थी। और उन्होंने अपने करियर में जितनी हिट फिल्में दी है वो भी उस दौर में जब बॉलीवुड अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। तब उन्हें एक समय में हिट फैक्ट्री कहा जाता था। लेकिन जैसे ही 90 के दशक की शुरुआत में उनके करियर में डाउनफॉल आना शुरू हुआ, वो ऊटी चले गए जहां उन्होंने अपना होटल बिजनेस शुरू कर रखा था। इसके बाद उन्होंने चांडाल, गुंडा और शेरे हिंदुस्तान जैसी फिल्में करनी शुरू कर दी जिनकी शूटिंग लो बजट में और उनके होटलों के आसपास ही होती थी। उनमें साउथ की नई हीरोइंस और कुछ हिंदी के फ्लॉप होते विलेंस होते थे और यहीं से मिथुन मेन स्ट्रीम सिनेमा से बाहर होते चले गए और एक खास तरह की फिल्मों के होकर रह गए। उनकी ऐसी ही एक फिल्म थी क्लासिक डांस ऑफ लव। इस फिल्म से तो उनकी काफी भद्द पिट गई थी। इस फिल्म को लेकर उनकी आज भी काफी आलोचना की जाती है। उनके बेटे नामासी ने भी माना था कि उनको ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। उनकी ऐसी ही एक और फिल्म थी गुंडा, जो कि आजकल इतनी बुरी है कि जो कि अच्छी है जैसी कैटेगरी में आने लगी है। इस फिल्म को लेकर भी उनके बेटे नामासी को लगता है कि उनके पापा को ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन पहले उनके बेटे ने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि गुंडा एक ऐसी फिल्म है जो कि बहुत ही बदनाम है। अपनी अजीबोगरीब कहानी के कारण यह फिल्म बहुत ही कुख्यात हो गई थी। इस फिल्म को देखकर आज के जनरेशन के बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे पिताजी केवल ऐसी ही फिल्में कर सकते थे, जो कि गलत है। यह फिल्म इतनी ज्यादा बदनाम हो गई थी कि लोग उसे फिर देखने लगे और यह फिल्म हिट हो गई। लेकिन उनके स्टेचर के मुताबिक उन्हें इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। एक्शन ड्रामा फिल्म गुंडा को बशीर बब्बर ने लिखा था और कांति शाह इसके डायरेक्टर थे। इसमें मिथुन के अलावा मुकेश ऋषि और शक्ति कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में दिए गए डायलॉग्स और अश्लील दृश्यों के कारण यह रिलीज के समय विवादों में फंस गई थी, लेकिन बाद में अपने क्रिंज डायलॉग के कारण यह कल्ट हिट बन गई। हालांकि इसमें काम करने वाले अभिनेताओं ने कई मौकों पर कहा है कि वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हालांकि गुंडा देखने वाले और ना देखने वाले इस बात को जानते हैं कि फिल्म में किस किस्म के डायलॉग्स हैं। कुछ तो हमारे मीम कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, तो बाकी ऐसे थे जिन्हें कि बोलने में भी शर्म आ जाए। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या गुंडा के रिलीज के वक्त सेंसर बोर्ड सो रहा था जो कि ऐसी फिल्म रिलीज होने दी? दरअसल उस वक्त सेंसर बोर्ड सो नहीं रहा था, बस कोई और बोर्ड से ज्यादा होशियार निकला।
गुंडा की शूटिंग पूरी होने के बाद कांति साह ने अपनी फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा सर्टिफिकेशन के लिए। बोर्ड ने फिल्म देखी और 40 कट्स के सुझाव दिए। साथ ही ये भी कहा कि ये कट्स लगने के बाद ही वो फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। फिल्म रिलीज हुई और उसके कुछ दिन बाद ही मुंबई के एक कॉलेज की लड़कियां फिल्म देखने थिएटर में गई। फिल्म में जो देखा उसे देखकर सबका पारा चढ़ गया। ऐसे भद्दे और आपत्तिजनक डायलॉग्स के साथ फिल्म रिलीज कैसे हुई, यह उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यही समझने के लिए उन सभी लड़कियों ने मिलकर सेंसर बोर्ड को एक शिकायती पत्र लिखा कि ऐसी स्त्री विरोधी फिल्म को आपने रिलीज कैसे होने दी। तब सेंसर बोर्ड ने रिलीज हुई फिल्म को देखी और उसे फौरन थिएटर से हटाने का ऑर्डर दिया। अब आप पूछेंगे कि जब सेंसर बोर्ड ने खुद चेक करके फिल्म रिलीज की थी तो अब उसे हटाने की नौबत क्यों बन पड़ी? तो इसका जवाब है कि कांति साह ने कभी अपनी फिल्म काटी ही नहीं थी। उन्होंने जब सेंसर बोर्ड के पास अपनी फिल्म भेजी थी उस वक्त वो फिल्म को रिलीज करने की जल्दी में थे, इसलिए बोर्ड ने जो भी कहा वो सब उन्होंने मान लिया, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं किया। दरअसल कांति साह ने बोर्ड को अप्रूवल के लिए दोबारा जो फिल्म की कॉपी भेजी थी उसमें बोर्ड के सुझाए हुए सारे कट्स थे, इसलिए बोर्ड को कोई हर्ज नहीं हुआ सर्टिफिकेट देने में। लेकिन यही कांति साह ने खेला कर दिया जब उन्होंने कट्स वाली कॉपी की जगह फिल्म की ओरिजिनल कॉपी ही रिलीज कर डाली। फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट के बेसिस पर ही डीवीडी भी रिलीज की गई। यही वजह है कि आज भी आपको गुंडा का ओरिजिनल वर्जन आसानी से मिल जाता है, बाकी तो सब इतिहास है। पिछले कुछ सालों में यह मीम क्रिएटर्स की पसंदीदा फिल्म बन गई है और भारत में डिजिटल क्रांति ने तो इस फिल्म को यूट्यूब पर हिट बनाने में काफी मदद की है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म को 50 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। 4 सितंबर 2024 को इस फिल्म में 25 साल पूरे कर लिए हैं और अब यह एक कल्ट हिट फिल्म का दर्जा पा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने करियर के ढलान में सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ने ही बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। इस लिस्ट में उनसे भी बड़े और दिग्गज स्टार शामिल हैं, जैसे धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। इन्होंने भी एक दौर में बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है और बुरे वक्त में अपने करियर की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र 70 और 80 के दशक में टॉप के एक्टर्स में शामिल थे, लेकिन 80 के दशक के आखिरी दौर में जब उनके भी करियर में डाउनफॉल आना शुरू हुआ तब उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुन्नी बाई, लोहा, मेरी जंग का ऐलान और जल्लाद नंबर 1 जैसी कई घटिया और बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। इनमें से सबसे ज्यादा उन्होंने कांति साह की ही फिल्मों में काम किया, जो कि उस दौर में बी ग्रेड फिल्मों के बादशाह बन चुके थे। उनके साथ काम किए कुछ और फिल्मों के नाम हैं जगीरा, वीर और आज का गुंडा। फिल्म आज का गुंडा में तो धर्मेंद्र के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। हुआ ये कि फिल्म के निर्देशक कांति साह ने धर्मेंद्र की फुटेज को मॉर्फ करके उनके बॉडी डबल के साथ एक रेप सीन शूट कर लिया और फिल्म को रिलीज भी कर दी। जब यह बात धर्मेंद्र के बेटे सन्नी देओल के कानों तक पहुंची तो वे आग बबूला हो उठे और फिर कांति साह को अपने ऑफिस में बुलाकर पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई और फिर उस फिल्म को सिनेमा घरों से हटाने को कहा। साथ ही ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी धमकी दी। तब मामला बिगड़ता देख कांति साह ने फिल्म को सिनेमा घरों से हटा भी लिया। तो ये थी धोखे से सीन शूट करने की बात। कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस ने तो सब कुछ जानते हुए भी ऐसा किया था। अब अमिताभ बच्चन को ही ले लें। 7 हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बिग बी करीब 5 दशक से एक्टिंग का लोहा मनवाते आ रहे हैं। लोगों को शायद ही लगता होगा कि बिग बी ने कभी बी ग्रेड फिल्मों में काम भी किया होगा, लेकिन साल 2003 में आई बूम एक ऐसी ही घटिया फिल्म थी जिसमें बिग बी ने एक्टिंग की थी और यह सुपर फ्लॉप भी निकली। फिल्म में वो एक माफिया बने हैं। तब बच्चन साहब ने शायद यही सोचा होगा कि यह किरदार उनके पुराने किरदारों से हटके होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अमिताभ के होने और फिल्म का कंटेंट बोल्ड होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और बिग बी के करियर पर भी बी ग्रेड फिल्मों में काम करने का दाग लगा गया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को देख उनके फैंस भी काफी हैरान हुए थे। इसी फिल्म से कैटरीना कैफ ने भी डेब्यू किया था और फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में मॉडल का किरदार निभाने वाली कैटरीना ने कई बोल्ड और बिकनी सीन्स दिए थे। हालांकि इस एक्ट्रेस ने तो बाद में अपने कई इंटरव्यूज में यह भी कबूल किया है कि वो इस फिल्म को अब याद भी रखना नहीं चाहती। अमिताभ के साथ मजबूरी ये थी कि वो उस समय अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे और कर्ज में भी डूबे हुए थे।
तो जो भी फिल्म उनके हाथ में आई उसे साइन कर लिया। यही बात राजेश खन्ना के साथ भी लागू थी। उन्होंने भी अपने करियर की ढलान में एक ऐसी ही फिल्म की थी, वफा ए डेडली लव स्टोरी, जो कि उनके पूरे इंटायर करियर पर एक धब्बे के समान थी। अमिताभ और राजेश खन्ना ने तो चलो मजबूरी में या जाने अनजाने में ये फिल्में साइन की थी, लेकिन मिथुन और धर्मेंद्र के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों को पता था कि वो कैसी फिल्में कर रहे हैं, बस वो अपने करियर के ढलान में जब उन्हें ए ग्रेड की फिल्में नहीं मिल रही थी तब उन्होंने जानबूझकर यह फैसला लिया। दरअसल धर्मेंद्र और मिथुन दोनों में एक बहुत बड़ी समानता। 90 के दशक के अंत तक दोनों के पास एक फेथफुल फैंस या कह लें कि वफादार दर्शक वर्ग बचे हुए, जहां धर्मेंद्र के प्रति वफादार फैंस पंजाब, राजस्थान और उत्तर भारत के गांव कस्बों में बसा करता था, तो वहीं मिथुन पर बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और असम के दर्शक जान छिड़कते थे। वहीं जब इनका करियर ग्राफ गिरने लगा तब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स को दो बातें समझ में आई कि ये स्टार अब 5 करोड़ लगाने पर 3 करोड़ भी नहीं बना सकते, मगर ये अब भी 50 लाख लगाने पर 65 लाख तो बना ही सकते हैं। और बस यहीं से इनके पास 50 लाख की हैसियत वाले बी ग्रेड निर्माताओं की भीड़ लगने लगी। हालांकि धर्मेंद्र तो जल्दी ही ऐसी फिल्में करके उब गए और उनकी झोली में ऐसी फिल्मों की संख्या कम भी है, लेकिन मिथुन दा ने तो इस परिस्थिति को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल में तब्दील कर लिया। मिथुन मुंबई छोड़कर ऊटी स्थित अपने होटल मोनार्क में बस गए और शर्त यही रखी कि वो किसी भी छोटे बजट के निर्माता को इनकार नहीं करेंगे, मगर शर्त यह है कि वो ऊटी के बाहर कोई शूटिंग भी नहीं करेंगे। अब पूरी यूनिट ऊटी आती थी और मिथुन के होटल में ही रुकती थी, जिसके अलग से पैसे मिलते थे मिथुन को। शूटिंग देखने के लिए ऊटी के सारे सैलानी भी मोनार्क में ही बुकिंग कराने लगे। उनकी सारी फिल्में एक जैसे ही हुआ करती थी। शुरुआत कुछ इमोशनल बचपन से होता था, फिर कुछ टपंचू लोग डबल मीनिंग वाली कॉमेडी करते थे, फिर कुछ महिलाओं के 10-10 मिनट लंबे आबरू लूटने वाले सीक्वेंस होते थे और मिथुन अंत में सबका बदला लेते थे। हीरोइन के पास करने को कुछ नहीं होता था। ले देकर सभी फिल्मों में रंभा, स्नेहा और सपना टाइप की हीरोइनें हुआ करती थी। टीएलबी प्रसाद जैसे निर्देशक के लिए तो मोनार्क में एक रूम 365 दिन बुक रहता था। वो दिन में फिल्म शूट करते थे और रात को कमरे में आकर अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। सिर्फ 1998 में ही टीएलबी प्रसाद और मिथुन की जोड़ी ने 7 फिल्में दी थी बॉलीवुड को, और इस पूरे फेज में मिथुन ने टीएलबी प्रसाद के साथ कुल 25 फिल्मों में काम किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। मिथुन से कई बार लोग पूछा करते थे कि आखिर क्यों वे इन छोटे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को तवज्जो देते हैं, तो जानते हैं मिथुन दा का क्या जवाब था? वो कहते थे कि जब 5 स्टार होटल का लंच मिलना बंद हो जाए ना, तो भूखे रहने के बजाय उडुपी का डोसा भी खा लेने में ही बुद्धिमानी है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहा करते थे कि बेस्ट एक्टर का 3-3 बार नेशनल अवार्ड जीतने के बाद अब बचा ही क्या है साबित करने को। इसलिए जब तक कुछ हाथ लग रहा है काम कर लेना चाहिए। पता नहीं कल ये काम मिले भी या ना मिले। और भले ही हम आज मिथुन दा के उस दौर की फिल्मों का जमकर मजाक उड़ा लें, मगर उन दिनों बॉलीवुड में एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि मिथुन के पास कोई जादू है जिससे वह अपने सबसे बुरे दौर में भी नोट पर नोट छापे जा रहे हैं। और यह बात हकीकत भी है। वो लगातार 3 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े टैक्स पेयर रह चुके हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये रही बड़े स्टार्स के बी ग्रेड फिल्मों में काम करने की बात। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।